यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं खुशबू सिंह सरस्वती बाग मनपा हिंदी माध्यमिक विद्यालय जोगेश्वरी से आज की ऑनलाइन क्लास में जुड़े सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। इस नए शैक्षणिक वर्ष में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज से आप सभी बच्चे ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर प्राइमरी से सेकेंडरी में यानी कि बीएमसी प्राथमिक स्तर से अब आप माध्यमिक स्तर पर प्रमोट हो चुके हैं। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में आने के बाद आपके सिलेबस में यानी कि अभ्यासक्रम में कौन कौन से तरह का परिवर्तन होगा, कौन सी नई चीजें हैं जो आपके सिलेबस में जुड़ जाएंगी और 9वीं कक्षा की पढ़ाई में आपको क्या सीखना है पूरे साल भर, उन चीजों के बारे में आपको ये जो शुरुआती ऑनलाइन क्लास है उसमें हम आपको अलग अलग विषयों के बारे में परिचय देंगे। जैसे कि हम क्लास में जब पहले दिन जाते हैं तो हम अपने आप को टीचर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम अपना परिचय टीचर को देते हैं, टीचर्स अपना परिचय जो है वो बच्चों से करवाते हैं ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। तो ठीक उसी तरह से हम जिन विषयों को पूरे साल भर पढ़ने वाले हैं, जिस अभ्यासक्रम की हम पढ़ाई करने वाले हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हमको सीखनी है, जो हमको समझनी है, उसके बारे में भी हमें उसकी जानकारी होना, उसका परिचय होना आवश्यक है। तो इसलिए आप लोगों की ये ऑनलाइन की जो क्लास है, शुरुआती क्लास रखी गई है जिसमें आपको विषय से संबंधित परिचय जो है वो दिया जाएगा। आप सबको, जिन बच्चों ने टाइम टेबल देखा है उन सभी बच्चों को ज्ञात होगा कि आज हम मैथ्स के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेबस हमारा रहने वाला है पूरे साल। अभी तक पिछले साल यानी कि कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई में आपको गणित विषय की सिर्फ एक टेक्स्ट बुक होती थी और उसमें हम सभी प्रकार के पाठों को पढ़ते थे, चाहे वो अंकों से संबंधित हो, चाहे वो किसी रचना करने से संबंधित हो, आलेख बनाना हो या किसी भी तरह के और घटक हो, वो सभी आपको एक ही टेक्स्ट बुक में होते थे। अभी 8वीं से 9वीं में आने के बाद बदलाव जो है वो आपकी किताब से शुरू हो जाएगा। जो मैथ्स है उसको अभी 2 भागों में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, 2 अलग अलग टेक्स्ट बुक होगी, एक मैथ्स 1 की और एक मैथ्स 2 की। दोनों विषयों के आपकी अलग अलग परीक्षाएं होंगी और दोनों विषयों का अभ्यासक्रम जो होगा वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होगा। तो आज हम मैथ्स 1 सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा देखेंगे कि मैथ्स 1 के विषय में हम पूरे साल कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, कौन कौन से घटकों को सीखने वाले हैं। जो स्क्रीन पे आपको पेज दिखाई दे रहा है वो आपकी जो 9th की टेक्स्ट बुक है उसका कवर पेज है। आप में से कुछ बच्चों ने शायद 9th की बुक देखी होगी और कुछ बच्चों के पास अभी नहीं होगी, तो जब भी आपको विद्यालय से आपकी बुक मिलेगी या फिर आपके टीचर्स ने बताया होगा, बहुत सारे ऐप है हमारे पास ऐसे जिनकी सहायता से हम बुक्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बुक आपके मोबाइल में आ जाएगा, आप जब चाहें तब उसको खोलकर देख सकते हैं। तो ये आपकी मैथ्स की बुक का कवर पेज है, मैथ्स पार्ट 1। और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे अपनी बुक के अंदर, तो उसमें आपको एक पेज दिखाई देगा जिसमें प्रस्तावना दिया गया है यानी कि इंट्रोडक्शन। हम अपनी बुक में इस साल क्या पढ़ने वाले हैं मैथ्स 1 की सब्जेक्ट में। तो मैथ्स 1 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको संख्या ज्ञान यानी कि नंबर से रिलेटेड बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। आपने अपनी पिछली कक्षा में भी नंबर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जैसे कि संख्याओं के कौन कौन से प्रकार है, सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, भाज्य अभाज्य संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने अपनी लोअर क्लास में सीखी है, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक की क्लास में सीखी है। तो उन सारी चीजों को हमको भूलना नहीं है। अभी जब हम 9th में कोई नया टॉपिक सीखेंगे, कोई नया पार्ट सीखेंगे, तो उसमें भी हमें इन सारी चीजों की जानकारी होना जरूरी है। अगर हमारा पीछे का जो ज्ञान है, जो पिछली कक्षाओं से सीखा हुआ ज्ञान है, अगर वो हमने ठीक से नहीं पढ़ा है या अभी तक याद नहीं रखा है, तो जो भी आपको नई चीजें सिखाई जाएंगी वो आपको जल्दी से समझ में नहीं आएंगे और फिर आपको गणित विषय जो है वो कठिन लगने लगेगा। बहुत सारे बच्चों को गणित विषय में डिफिकल्टी आती है,
उनको विषय कठिन लगता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने जो पीछे सीखा है अपनी पिछली कक्षाओं में, उसको हम पुनरावर्तन नहीं करते, बार बार रिवीजन नहीं करते, याद नहीं रख पाते। तो जब हमें पीछे की चीजें नहीं याद है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम आगे कुछ सीखेंगे, नया सीखेंगे जिसमें उसकी जरूरत है, तो हम उसको भी नहीं समझ पाएंगे। अभी जैसे कोई भी इमारत बनती है, तो उसको मजबूती मिलने के लिए उसकी नींव सबसे जरूरी होती है। अगर नींव स्ट्रांग होगी, तभी वो इमारत जो है वो टिक सकती है किसी भी परिस्थिति में। तो ठीक उसी तरह से जो हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है, वो हमारी नींव है। अगर वो मजबूत होगी, तो हम आगे की कक्षाओं में जो भी सिखाया जाएगा उसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद संख्या ज्ञान के बाद आपको 9th के सब्जेक्ट में, इस साल मैथ्स के सब्जेक्ट में आपको बीज गणित और व्यवहारिक गणित वो भी सिखाया जाएगा। बीज गणित यानी कि हम बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक्स में चरांकों का इस्तेमाल करते हैं। जो ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट होते हैं, हम उनका इस्तेमाल करके जो है बहुपद लिखते हैं या बैजिक व्यंजक लिखते हैं, या फिर हम समीकरण बनाते हैं। तो इन सारी चीजों में जहां पर हम चरांकों का इस्तेमाल करते हैं, तो गणित का वो जो भाग होता है वो बीज गणित कहलाता है। तो हम उससे संबंधित बहुत सारे चीजें जो है वो इस साल सीखेंगे। इसके साथ ही साथ व्यवहारिक गणित, व्यवहारिक गणित यानी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ कहाँ पर मैथ्स की कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल होता है, और हम उसको अपने सिलेबस में कैसे सीखने वाले हैं, ताकि जो भी हम अपने सिलेबस से सीखे, क्लासरूम में सीखे या इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम सीखे, हम उसको अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो उससे संबंधित आपको कई सारी नई चीजें इस साल सीखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन यानी कि अर्थ यानी कि पैसे, और नियोजन यानी कि अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं या फिर अगर आप नौकरी करते हैं और आप पैसे कमाते हैं, तो आप किस तरीके से अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो वो पूरी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए और क्या क्या हम कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जो है वो पढ़ेंगे। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम कक्षा 9वीं में मैथ्स 1 में सीखने वाले हैं। अभी इसके बाद आगे मैं आपको कुछ टॉपिक्स और इससे डिटेल में बताऊंगी कि यानी कि संख्या ज्ञान अर्थात हम इसमें एग्जैक्टली क्या सीखने वाले हैं। अगर आर्थिक नियोजन है, तो आर्थिक नियोजन में हम क्या सीखने वाले हैं इस साल में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी, ताकि आपके दिमाग में एक थोड़ा सा उसका बेस तैयार हो जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि जब भी आपकी नेक्स्ट ऑनलाइन की क्लास होगी, कोई भी सर टीचर जब किसी टॉपिक का क्लास लेंगे, तो हमें उस क्लास में जाने के पहले कौन सी चीजों की पूर्व तैयारी करके जाना होगा, कौन सी चीजें हमें पहले से आनी चाहिए, तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो जब आप पहले से तैयारी करके अपनी क्लास के लिए जाओगे, तब जो भी सर टीचर्स आपको वहां पर पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें आपको एकदम अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो अभी जो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई कि संख्या ज्ञान, बीज गणित, व्यवहारिक गणित, और फिर वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं, तो उसके अंतर्गत हम कौन कौन से पार्ट पढ़ने वाले हैं और कौन सी चीजें जो नई ऐड होने वाली है, जो हमें पिछले साल नहीं थी, जो 8वीं की कक्षा में नहीं थी, पर हम 9वीं की कक्षा में इस साल पढ़ने वाले हैं, नया क्या है। तो जो सबसे पहला जो क्षेत्र है या जो सबसे पहला घटक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है संख्या ज्ञान। तो संख्या ज्ञान में कौन कौन सी प्रकार की संख्याएं होती है, जो भी आपने पहले सीखा है 8वीं कक्षा तक, उन सबको आपको रिवीजन करके फिर आपकी क्लास के लिए आना है, जब भी आपको मैथ्स 1 का पहला पार्ट सिखाया जाएगा। हमारा मैथ्स 1 का पहला पार्ट है समुच्चय। समुच्चय शब्द आपके लिए एकदम से नया है, आपने इसके पहले 8वीं की कक्षा तक कभी भी ये शब्द नहीं सुना है। आसान शब्दों में अगर हम कहें, तो समुच्चय का मतलब होता है समूह, यानी कि ग्रुप। लेकिन वो ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई खासियत हो, यानी कि उस ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे, तो मैं कोई एक क्वालिटी से उस ग्रुप के सारे मेंबर्स के बारे में बात बता सकती हूँ, तो वो समुच्चय होता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी समझाने के लिए कि समुच्चय का एक्चुअल मतलब क्या होता है। जैसे समझो कि आपकी कक्षा 9वीं के सारे विद्यार्थी हैं। अगर उस 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों में से मैंने 5 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया,
जो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं, वो पांचों के पांचों बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं। तो जब भी उन पांचों बच्चों की बात होगी तो हम उनके समूह को कोई नाम दे सकते हैं। तो बाद में अगर समझो कला समूह, उसको नाम दे दिया गया, तो बाद में अगर टीचर को कभी भी जरूरत होगी, कोई हेल्प चाहिए होगी स्कूल में आर्ट से रिलेटेड, तो टीचर वो कला समूह के बच्चों को बुलाएगी। तो जैसे टीचर क्लास में कला समूह के बच्चों को अनाउंस करेगी कि कला समूह के विद्यार्थी खड़े हो जाए, तो वो 5 बच्चे जो उस कला समूह के अंदर है वो अपने आप खड़े हो जाएंगे, उसमें बाकी सारे विद्यार्थी नहीं आएंगे। तो वो 5 बच्चे कक्षा के बाकी सभी बच्चों से अलग होंगे। तो इसको हम कहते हैं समुच्चय। समुच्चय का मतलब है कि समूह, पर ऐसा समूह की जिसकी कोई खासियत होनी चाहिए, जो हम उसके बारे में कुछ बता सके, तो उसको समुच्चय कहते हैं। तो जब आप इस लेसन को और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको वहां पर समुच्चय के भी और बहुत सारे अलग अलग प्रकार बताएंगे कि समूह कौन कौन से अलग अलग प्रकार का जो है वो हो सकता है। तो अभी के लिए आपको बस ये समझ के रखना है कि आपको समुच्चय के बारे में इस साल की क्लास में जो है वो सीखना है, लेसन नंबर 1 में। फिर उसके बाद जो दूसरा लेसन है आपको जो संख्याओं से रिलेटेड होगा, नंबर से रिलेटेड होगा, वो है वास्तविक संख्या तथा वर्ग करनी। अभी हमने जितनी भी संख्याएं अब तक कक्षा 8वीं तक सीखी हैं, चाहे वो सम हो, विषम हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, दशमलव हो, परिमेय संख्या हो, जितनी भी संख्याओं के प्रकार का आपको नाम पता है, वो सभी संख्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक का मतलब होता है जो चीज सच में है, जो चीज एग्जिस्ट करती है, जिसका वजूद है, जो पक्का है, वो होता है वास्तविक संख्या। तो हमने जितनी भी संख्याओं के बारे में अभी तक सीखा है वो सारी संख्याएं होती है। हम उन सभी संख्याओं से रिलेटेड अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ लेन देन करते हैं, कोई ना कोई व्यवहार करते हैं, तो ये सारे नंबर्स होते हैं, तो उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये वास्तविक संख्याएं हम अपनी संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं? अगर कोई दशमलव की संख्या होगी तो उसको संख्या रेखा पर कहाँ दिखाएंगे? इसके साथ साथ अगर कोई संख्या समझो करनी में दी है, तो करनी में दी गई संख्या को हम अपनी संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि करनी वाली संख्या उस रेखा पर कहाँ आएगी? आपने अपनी लोअर क्लास में देखा होगा कि जब भी हम संख्या रेखा बनाते हैं तो उसमें बीच में हम 0 लिखते हैं, फिर उसके दाएं तरफ सारी धनात्मक संख्याएं लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर अनंत तक। और जो बायां तरफ होता है, बाएं तरफ में हम निगेटिव वाली संख्या लिखते हैं, -1 -2 -3 करके अनंत तक। अब भले हम अपनी संख्या रेखाओं पर 1 2 3 या -1 2 -3 ऐसी संख्याएं दिखाते हैं, पर उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी की सारी संख्याएं संख्या रेखा पर नहीं आती। वो सारी संख्याएं संख्या रेखा पर आती हैं, चाहे वो दशमलव के रूप में हो, चाहे भिन्न के रूप में हो, चाहे करनी के रूप में हो। तो कैसे हम अपनी संख्याओं को उस संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं अच्छी तरह से, वो सब हम इस लेसन में सीखेंगे, लेसन नंबर 2 में, जो है वास्तविक संख्या तथा वर्ग करनी। तो संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना, करनी वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर स्थापित करके बताना, वो सब हम लेसन नंबर 2 में सीखेंगे। तो ये 2 लेसन मैथ्स के ऐसे हैं जो पूरी तरह से नंबर्स पर आधारित होने वाले हैं। सब अलग अलग तरह की संख्याएं, उनके प्रकार, उनको कैसे दिखाना है, कैसे दर्शाना है, कैसे संख्याओं को अलग अलग समूहों में बांटना है, वो सब हम लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में करने वाले हैं। तो वो होगा हमारा संख्या ज्ञान। नेक्स्ट उसके बाद जो दूसरा मेन घटक है जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं, वो है बीजगणित का। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बीजगणित यानी कि गणित का वो भाग जिसमें हम चरांकों का इस्तेमाल करते हैं, एक्स का इस्तेमाल करेंगे, वाई का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी और लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ए से लेके जेड तक हम किसी भी लेटर का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं, चरांकों का उपयोग करते हैं, तो वो हमारे बीजगणित में आता है। तो अब इस बीजगणित के अंतर्गत भी हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला पार्ट है बहुपद और दूसरा पार्ट है 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण का। जो पहला पार्ट है आपका बहुपद, वो आपने कक्षा 8वीं में भी पढ़ा है। कक्षा 8वीं में भी मुझे लगता है शायद एकदम लास्ट में आपको बहुपद वाला टॉपिक जो है वो दिया गया है। उसमें हम बहुपदों को पहचानते हैं, उनके प्रकार बताते हैं। तो वो सारी चीजें जो आपने 8वीं में सीखी है वो आपको याद रखना है। तो जब भी आपको बहुपद वाला टॉपिक पढ़ाया जाने वाला होगा, चाहे वो आपके स्कूल के टीचर पढ़ाएं या आपको इस जूम की क्लास में पढ़ाया जाएगा किसी और टीचर के द्वारा,
तो जब भी आपकी वो बहुपद की क्लास होगी तो आपको आपने जो 8वीं में जो भी पढ़ा है वो आपको रिवाइज करके आना होगा। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कम से कम इतना कि बहुपद होता क्या है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड और बहुत सारी नई चीजें जो है वो हम कक्षा 9वीं में करेंगे। जैसे जब आप बहुपदों को पहचान लोगे कि कौन से प्रकार का बहुपद है, तो हम बहुपदों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, भाग देने की क्रिया होगी तो एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग देते हैं, या एक बहुपद में दूसरे बहुपद से कैसे गुणा करते हैं। तो जब आपको बेसिक पता होगा, जब आपको बहुपद पता होंगे, उसकी पहचान करना आपको आ जाएगा, तो आपके लिए ये सारी क्रियाएं जो है वो आसान हो जाएंगी। तब हम सभी मैथ्स की संक्रिया सीखेंगे, बहुपदों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। इसके साथ ही साथ आपको एक एक के लिए एक से अधिक तरीके बताए जाएंगे। जैसे अगर भाग देना है तो भाग देने के लिए भी आपको 1 से 2 तरीके सिखाए जाएंगे। गुणा करना है तो गुणा करने के लिए भी आपको 1-2 पद्धतियां सिखाई जाएंगी। फिर आपको उसमें से जो पद्धति सही लगेगी, जो पद्धति सरल लगेगी, आप उसका इस्तेमाल जो है वो वहां पर कर सकते हैं। तो बहुपद वाला जो पार्ट है वो हम बीजगणित के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट है जो बीजगणित के अंतर्गत आएगा वो होता है 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। अभी जब भी हम बहुपदों को लिखते हैं तो अगर हम बराबर का चिन्ह बीच में लगा दें और कुछ को बाएं तरफ लिख दें और बाकी को दाएं तरफ लिख दें तो वो हमारा समीकरण तैयार हो जाता है। समीकरण का मतलब है कि तराजू के जैसे 2 पलड़े होते हैं ना बराबर, तो सेम समीकरण का मतलब है कि आपको जो बहुपद है वो आपको कुछ पद जो है वो लिखने हैं, थोड़े लेफ्ट साइड में लिखने हैं, थोड़े राइट साइड में लिखने हैं और बीच में बराबर का चिन्ह लिखना है। तो आप जब बराबर का चिन्ह डालोगे तो वो आपका जो है समीकरण तैयार हो जाएगा। समीकरण यानी कि दोनों पक्ष समान होने चाहिए। और यहाँ पर कहा गया है कि 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण। तो चूंकि 2 चरांक नाम है समीकरण का, तो हम एक ही समीकरण में 2 अलग अलग चरांकों का इस्तेमाल करेंगे। तो अलग चरांक 2 इस्तेमाल करते हैं तो आप एक्स वाई का इस्तेमाल कर सकते हो, ए बी का इस्तेमाल कर सकते हो, एम एन का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी। सिर्फ खाली ध्यान रखना है कि 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण है तो हमको एक बार में 2 चरांक यूज करने हैं। और चूंकि यहाँ पर कहा गया है कि रेखीय समीकरण, तो इसका मतलब है कि जब भी आप चरांक लिखोगे तो उसका घातांक हमेशा 1 होगा। हम 1 से बड़ा घातांक वहां पर नहीं दे सकते, हम घातांक में 2 या 3 ऐसा कुछ भी नहीं डाल सकते। तो वो है आपका 2 चरांकों वाला रेखीय समीकरण। तो जब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 2 समीकरण अगर हमें दिए गए हैं तो हम उन समीकरणों को हल करके कैसे चरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण दिया है तो समीकरण को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, वो सारी संक्रियाएं जो है वो हम इस 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो तीसरा भाग है, यानी जो तीसरी तरह की जानकारी है जो हम अपनी बुक में पढ़ने वाले हैं, वो है व्यवहारिक गणित। व्यवहारिक गणित यानी कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, हम अपने दैनंदिन में, डेली लाइफ में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमको सीखना है, या जो हम यहाँ सीखेंगे और फिर उसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है व्यवहारिक गणित। तो व्यवहारिक गणित में जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहला पार्ट है वो आपको पढ़ना है, वो है आर्थिक नियोजन का। तो आर्थिक नियोजन यानी कि जो भी इंसान पैसे कमा रहा है, चाहे वो नौकरी के जरिए हो या फिर व्यवसाय के जरिए हो, तो हमें अपने पैसों को किस तरह से खर्च करना है, कैसे उनकी बचत करनी है, कैसे हम अपने पैसों को जो हमारी बचत के बाद बच जाते हैं तो हम उन पैसों को कहाँ जमा कर सकते हैं ताकि वो पैसे भविष्य के लिए सुरक्षित हो सके, हमें हमारी जरूरत पे मिल सके, हम अपने पैसों को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको आर्थिक नियोजन के अंतर्गत सिखाई जाएगी। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें सुनते हैं ना कि LIC में इन्वेस्ट किया है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो LIC क्या है, वो म्यूचुअल फंड क्या है, क्या होता है, और कहाँ कहाँ पर हम अपने पैसे जमा कर सकते हैं, बैंकों में हम किस तरह से FD करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होती है और वो बहुत जरूरी है, हम सबको वो आनी चाहिए, तो वो हम आर्थिक नियोजन में जो है वो सीखेंगे। और इसके साथ ही साथ आपने टैक्स के बारे में सुना होगा कि टैक्स पे करना है, या जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग टैक्स भरते हैं।
तो वो टैक्स एकदम एग्जैक्ट होता क्या है और टैक्स किस तरह से भरा जाता है, कितने पैसे कमाने वालों को कितना टैक्स भरना पड़ता है, तो वो चीजों की जानकारी भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिलेगी। तो आप जैसे पता लगा सकते हो कि आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भाई बहन जो नौकरी पेशा है या अगर बिजनेस करते हैं तो वो कितने पैसे कमा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट को कितना टैक्स भरना होगा, वो सारी चीजें आप इस लेसन से सीख सकते हो। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और सीखने में आपको मजा आएगा। और अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो आपको चीजें फिर धीरे धीरे जो है वो डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाएंगी, बहुत कठिन लगेगा और फिर समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा जब भी आप कोई नई चीज सीखने के लिए आते हो तो अपने आप को उत्सुक रखो और खुश रखो और अच्छी तरीके से खुले मन से उसको सीखने की कोशिश करो, तो आपको अच्छा लगेगा। और एक बार जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, अच्छी लगने लगेंगी, तो फिर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि उसको मैथ्स का सब्जेक्ट जो है वो डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उसको सीखना नहीं चाहते या उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जब आप इंटरेस्ट लोगे, अच्छे से सीखना चाहोगे, तो आपको सब समझ में आएगा और जैसे जैसे समझ में आने लगेगा वैसे वैसे चीजें आपको और अच्छी लगने लगेंगी। नेक्स्ट उसके बाद जो दूसरा लेसन है हम सीखने वाले हैं वो है अनुपात और समानुपात का। अनुपात भी हमने अपनी छोटी क्लास में से सीखा है कि अनुपात का क्या मतलब होता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक सेब है और सेब को मैंने ये कहा कि उसको दो समान भागों में बांटो, ठीक है। तो दो समान भागों में बांटना है तो यानी आप सेब को उसको बीच में से कट करोगे एकदम आधा, एकदम बराबर। तो अगर उसके भाग को, जो आधा भाग होगा, हमें अगर उसे गणित के रूप में दर्शाना होगा तो हम उस आधे भाग को लिखते हैं 1/2। तो वो जो 1/2 होता है वो है 1:2। तो इस तरह से हम अनुपात को भी अपनी डेली लाइफ में जो है वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो हम अनुपात से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जांपल्स, उदाहरण जो है वो इस लेसन में करने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ एक और शब्द दिया है समानुपात। तो समानुपात शब्द, इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो दो शब्दों से बना है, समान और अनुपात। तो जब हम दो अनुपातों की बात करेंगे जो कि बराबर हैं तो हम उनको समानुपात कहते हैं। अगर आप किसी सेब के दो टुकड़े करो और आधा आधा टुकड़ा दो लोगों को दो, ठीक है, यानी 1/2 भाग एक जन को, 1/2 भाग दूसरे जन को। और दूसरे तरीके से आप समझो कि अपने सेब के 4 टुकड़े करो और एक जन को 2 भाग दो, एक जन को 2 भाग दो। तो अगर आप देखोगे तो दोनों जन को मिलने वाला भाग समान होगा। अगर आपने जिसको आधा आधा करके दिया है एक एक टुकड़ा, तो उसको भी उतना ही मिलेगा। और जब आप उसको 4 टुकड़े में बांटोगे और दो दो टुकड़ा दोगे दोनों लोगों को, तो भी उनको मिलने वाले जो सेब की जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है वो समान होगी। तो उसको हम कहते हैं समान अनुपात। पहले वाली कंडीशन में हम आधे भाग को 1/2 लिखते हैं और दूसरे वाले कंडीशन में हम जब उसको 4 भाग में विभाजित करते हैं तो वो 1/4 होता है। लेकिन जब हम दो छोटे टुकड़ों को इकट्ठा कर लेंगे तो उसका मतलब भी 1/2 ही हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं समानुपात। जो आपको दिखने में तो लगेगा कि अलग है, नंबर्स अलग अलग दिखेंगे, पर जब हम उनको छोटा करेंगे, संक्षिप्त रूप में करेंगे, उनको काटेंगे, तो आपको दिखेगा कि दोनों भी जो है वो अनुपात जो है वो समान है। तो उसको हम समानुपात कहते हैं। अब जब भी आप आर्थिक नियोजन का लेसन सीखेंगे या जब भी आप अनुपात समानुपात सीखेंगे, भले ही आर्थिक नियोजन आपके लिए नया है, हम इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके, पैसे की बचत के बहुत सारे तरीके और इनकम टैक्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इन लेसन्स को करते समय आपको जो अपने प्रीवियस क्लास में यानी कि इसके पिछली कक्षाओं में जो सीखा है, प्रतिशत निकालना, वो आपको याद रखना होगा। सभी बच्चों को प्रतिशत निकालने आना चाहिए, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि 5% टैक्स भरना है उसको या 10% टैक्स भरना है। तो जो 5% टैक्स भरना है या 10% टैक्स भरना है, ये आपको निकालने तभी आएगा जब आपको प्रतिशत आता होगा। तो अगर आपको प्रतिशत आता है निकालने तो आपको आर्थिक नियोजन वाला लेसन या फिर अनुपात समानुपात का लेसन बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर आपको प्रतिशत ही नहीं आता, कोई भिन्न दी गई है उसको आपको काट कर अगर उसको छोटा करना नहीं आता, आपको पहाड़े नहीं याद है ठीक तरीके से, तो फिर आपको इन सारे लेसन्स को करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होगी। तो इसलिए आपको पीछे का जो आपका बेसिक नॉलेज है वो क्लियर होना चाहिए, वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद जो लास्ट पार्ट है जो आपको पढ़ना है
वो है जानकारी या संख्याओं का व्यवस्थापन, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी का लेसन ऐसा है जिसमें हम किसी भी जानकारी को वर्गीकृत करना सीखेंगे, दो अलग अलग भागों में बांटना सीखेंगे, और अगर कोई भी जानकारी दी गई है तो हम उसको आलेख के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं वो हम इस लेसन के अंदर जो है वो सीखेंगे। तो आलेख बनाना आपने 8th की क्लास में भी सीखा है, शायद संयुक्त स्तंभालेख और सरल वाला स्तंभालेख सीखा होगा। इसमें आपको और आलेख के अलग अलग प्रकार जो है वो आपको सीखने मिलेंगे। तो कोई भी जानकारी दी है तो उसको आलेख के माध्यम से कैसे दर्शा सकते हैं वो आपको इस लेसन में सीखने को मिलेगा। अभी हम अपने मोबाइल में देखो आरोग्य सेतु ऐप यूज करते हैं, अगर आप बच्चे उसको खोलकर देखते होंगे ऐप, तो जब भी हम ऐप खोलते हैं और कोविड के केसेस के बारे में देखते हैं, अपडेट्स के बारे में देखते हैं, तो हमें वहां पर एक ग्राफ बना हुआ दिखाई देता है। ग्राफ बनाते हैं, उसमें लाइन ड्रॉ की होती है, जो लाइन ऊपर नीचे जाती है। तो उस ग्राफ को देखकर, वैसे तो रोज हम न्यूज में सुनते हैं कि डेली आंकड़ा क्या है, रोज के कोविड के केसेस क्या हैं, लेकिन अगर हम उस ग्राफ को देखें तो उसमें पूरे महीने की जानकारी होती है। तो आपको ग्राफ को देखते ही मतलब एकदम पता चल जाएगा कि इस समय क्या स्थिति चल रही है, 15 दिन पहले कंडीशन कैसी थी, तब से कोविड के केसेस अभी बढ़े हैं कि कम हुए हैं। तो ग्राफ में आपकी लाइन ऊपर जा रही है कि लाइन नीचे आ रही है, कि एक जगह पे रुकी हुई सीधी रेखा में जा रही है, तो उससे आपको ग्राफ देखकर पूरे महीने के कोविड केसेस का अंदाजा जो है वो हो जाएगा। तो वो एक एक दिन की डिटेल पढ़ना और उससे जानकारी समझने से अगर हम ग्राफ को देख ले तो हमें पूरी चीज जो है एकदम फटाक से क्लियर हो जाती है, वो पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। कोई भी चीज जब हम उसको डायग्राम के रूप में देखते हैं तो वो हमें ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है और हमें लंबे समय तक याद रहता है आंकड़ों की बजाय। तो इसलिए आंकड़ों को किस तरह से वर्गीकृत करना है और आंकड़ों को कैसे फिर ग्राफ में रूपांतरित करना है, ये जो है हम ये इस लेसन नंबर 4 में यानी कि सांख्यिकी वाले लेसन में जो है वो सीखेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको पूरे साल मैथ्स 1 के सब्जेक्ट में जो है वो सीखनी है। मैं आप सभी बच्चों को एक बार फिर से ये बता दे रही हूँ कि अगर आप लोगों ने पिछली कक्षा में जो भी सीखा है, अगर आपको वो सारी चीजें याद हैं, आपने उन चीजों को सही तरीके से पढ़ा है, तो आपको 9वीं का गणित बहुत आसान लगेगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आपका पिछला जो ज्ञान है वो आपने सही तरीके से लिया नहीं है, या फिर आपने पढ़ा था, आपको सब आता था, लेकिन अगर अब आप सब भूल गए हैं, तो आप धीरे धीरे उनको रिवाइज करना चालू कर दीजिए, उनका पुनरावर्तन करना शुरू कर दीजिए। तो जब आपको पीछे की चीजें अच्छे से याद रहेंगी तो आपको आगे की चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप जो है वो समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इसी के साथ आपका जो मैथ्स 1 सब्जेक्ट का जो पूरा परिचय है, जो आप पूरे साल पढ़ने वाले हैं, उसका एक जो बेसिक आइडिया है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमारी जैसे जैसे आगे की ऑनलाइन की क्लासेस होंगी जूम पर, तो एक एक टॉपिक जो है वहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में जो है वो समझाया जाएगा। अब इसके बाद मैं आप सभी बच्चों को मौका दे रही हूँ, तो आपके दिमाग में जो भी डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आप वो मुझसे अब पूछ सकते हैं। हेलो हाँ बेटा बोलो। मिस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा। मिस, आर्थिक नियोजन मतलब क्या होता है? आर्थिक नियोजन, देखो आर्थिक नियोजन जो लेसन का नाम है उसमें दो शब्द हैं, एक है आर्थिक, यानी कि जिसको हम अपने डेली लाइफ में बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस। तो आर्थिक का मतलब जो है वो पैसे से जुड़ा हुआ है, पैसा। ठीक। और नियोजन शब्द का मतलब होता है प्लानिंग। तो अगर आप पैसे कमा रहे हो या आपके घर में मान लो कोई भी पैसे कमा रहा है, तो हम उस पैसे को किस तरह से उसको खर्च करें, कैसे पैसों को बचाएं, तो भविष्य में जब जरूरत पड़े तो हम वहां पर इन्वेस्ट कर सके, वहां पर पैसे लगा सके, तो उसकी जो पूरी प्लानिंग होती है उसको हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। जैसे अभी हमारे घर में जो भी लोग जॉब करते हैं, ठीक है, उनको महीने में एक दिन सैलरी मिलती है, और उस एक दिन की सैलरी से जो भी एक दिन उनको पेमेंट मिलता है, उस एक दिन जो मिलने वाली पेमेंट होती है उससे हमें पूरे महीने का सारा खर्च,
सब चीजें ध्यान में रखनी होती है कि पैसे मिले हैं तो उसको कितने पैसे उसमें से राशन के लिए खर्च होंगे, कितने पैसे हैं जो बच्चों के स्कूल के लिए खर्च होंगे, शिक्षा के लिए खर्च होंगे, फिर कितने पैसे हैं जो हमारे घर की बाकी जरूरतें हैं, जैसे लाइट का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है। तो ये सारी चीजों की हम प्लानिंग करते हैं अपने घर पर, हम सबके घरों पर ये होता है। तो सेम वही चीज हम यहाँ पर आर्थिक नियोजन में भी सीखने वाले हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पर, एक अगले लेवल पर, कि मतलब हम पैसों को किस तरह से बचाएं। जैसे पूरा हमारा महीने का खर्चा होने के बाद अगर मेरे पास कुछ पैसे बच जाते हैं तो मैं उस पैसे को कहाँ सेव करके रखूं, मैं उन पैसों को कहाँ जमा करूं ताकि मेरे पैसे सुरक्षित रहे, और जब मुझे किसी और काम के लिए जरूरत पड़े तो मैं उन पैसों को लेकर उसको इस्तेमाल कर सकूं। तो वो सारी चीजों की जो प्लानिंग होती है उसको हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है बच्चा? हेलो। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टीचर अभी मैं ना गांव में हूँ और जो 8वीं में जो भी गणित पढ़ा है वो मैं भूल गई हूँ और किताबें सब मुंबई में है, तो कैसे रिवीजन करूँ वापस? हाँ, तो जो जिन बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं है हाथ में, तो ये सभी बच्चों के लिए शायद आपको भी बुक नहीं मिली है, तो स्टेट बोर्ड बुक नाम का एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड करके आप अपने जो भी स्कूल के टीचर्स से आप उनसे कांटेक्ट करिए। बहुत सारे ऐप है हमारे पास जो अवेलेबल है, हम उस ऐप से ना अपनी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली सारी चीजें डाउनलोड करते हैं ना, वैसे ही वो ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर में, और उसके बाद हम वहां से अपनी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको किसी भी क्लास की टेक्स्ट बुक चाहिए, आपको अगर 8वीं की टेक्स्ट बुक चाहिए या आपको 9वीं क्लास की टेक्स्ट बुक चाहिए, जिस भी विषय की चाहिए, आपको सारी किताबें वहां पर ऑनलाइन मिलेंगी। तो आप वहां पर ऑनलाइन जाकर उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर डाउनलोड करके वहां से आप अपना रिवीजन चालू कर सकते हैं जब तक आपको किताबें स्कूल से नहीं मिलेंगी, या अगर आपको पिछले साल का रिवीजन करना हो तो। ठीक है? ओके। हाँ, आप अपने क्लास टीचर को, स्कूल टीचर को कांटेक्ट करिए, तो सर आपको डिटेल में बता देंगे कि ऐप से आपको बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है, और फिर आप वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन सब चीजों की होने की वजह से हमें मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर आप देश के किसी भी कोने में है, बिल्कुल स्कूल से, किताबों से दूर है, फिर भी आपको सारी चीजें जो है, अगर सिर्फ इंटरनेट अगर चल जाए तो आपके मोबाइल पे वो सभी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, और आप अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। ओके, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? टाइम है अभी हमारे पास 10 मिनट, और आपको और कुछ पूछना है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। मिस, गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। मिस, बारंबारता सारणी का मतलब? अच्छा, बारंबारता सारणी, जो बारंबार शब्द है ना, बारंबार शब्द का मतलब होता है कि बार बार आना। ठीक, तो अगर समझो कि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी दी गई है, आंकड़े दिए गए हैं, मैं आपको आपकी क्लास के माध्यम से एक एग्जांपल बताती हूँ। समझिए कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, और 50 बच्चों को गणित विषय में मिलने वाले मार्क्स दिए गए हैं कि रोल नंबर 1 को 50 में से इतने नंबर मिले, रोल नंबर 2 को इतने मिले, 3 को इतने मिले। सारे 50 बच्चों की लिस्ट बनाई गई है नंबर्स के साथ। तो अब समझो कि हमें ये डिसाइड करना है देखकर कि इस पूरे जो मार्क्स दिए गए हैं, या हमारी क्लास के जो बच्चों के मार्क्स बताए गए हैं, उसमें से कितने बच्चे हैं जो मैथ्स में बहुत ही होशियार हैं, कितने बच्चे हैं जो मैथ्स में थोड़े से कमजोर हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत है, कितने बच्चे हैं जो मैथ्स में मतलब ठीक ठाक है, जो ना कि बहुत होशियार है ना ही बहुत कमजोर है। फिर कौन से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको पासिंग मार्क्स भी नहीं मिल पाया, या वो मैथ्स के सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो अगर हमें उन सारे बच्चों के बारे में एक क्लियर आइडिया चाहिए, तो हमें उन बच्चों को डिवाइड करना होगा। तो हम अपनी क्लास के बच्चों को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो पहले पार्ट में हम उन बच्चों को रखेंगे जिनको पासिंग मार्क्स भी नहीं मिल पाए, या ऐसा कहें कि जो बच्चे फेल हो गए हैं।
तो वो एक इसमें आएंगे। फिर दूसरा ग्रुप हम बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि पासिंग मार्क्स से लेकर थोड़े मार्क्स तक, समझो 50 में का है तो पासिंग मार्क्स से लेकर उनको 18, 19 तक, 20 तक ऐसे मार्क्स मिले। फिर हम तीसरी कैटेगरी बनाएंगे जिसमें समझो बच्चों को 20 से लेकर 35 नंबर तक अंक मिले। और चौथी कैटेगरी बनाएंगे जिसमें बच्चों को समझो 35 नंबर से भी ज्यादा मिले, 35 से 50 के बीच में, यानी कि वो बच्चे मैथ्स में बहुत। तो हम उस तरीके से अपने आंकड़ों को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं और उससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि हर एक कैटेगरी में हमारे पास कितने बच्चे हैं। तो उस तरह की सारणी को हम बारंबारता सारणी कहते हैं। तो जो भी आंकड़े हमको दिए गए होते हैं हम उनको अलग अलग पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। यस मिस, थैंक यू मिस। बाकी आप जब बारंबारता सांख्यिकी का जो लेसन है जब आप वो पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। तब जब उन उदाहरणों की सहायता से आप सारणी को बनाओगे और हल करोगे तब आपको जो वो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है वो आपको पूरी तरह से जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम सारणी को बनाते हैं और कैसे हम आंकड़ों को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। मिस बोलो। मिस मिस केंद्रीय प्रवृत्ति के परिमाण। ठीक है। हाँ, उसका मतलब हाँ, तो ये जो बेटा सांख्यिकी वाला लेसन है ना, इसमें हम आंकड़ों को, जो भी जानकारी हमें दी गई होगी ना, उस जानकारी को हम ग्राफ के माध्यम से दर्शाएंगे, आलेख बनाएंगे अलग अलग तरह का। तो वो नॉर्मल आलेख होता है, वो आपने 8वीं की कक्षा में ऑलरेडी सीखा है। तो इस 9वीं की कक्षा में हम एक अलग प्रकार का आलेख सीखेंगे जिसको हम कहते हैं वृत्तालेख। ठीक है। आपका वो जो आलेख होगा ना वो पूरा गोल होगा। हम वृत्त बनाते हैं और फिर वृत्त बनाकर उसमें जैसे 3-4 चीजों के बारे में जानकारी दी गई है तो हम उसको दर्शाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो आपकी पिछली कक्षा की साइंस की टेक्स्ट बुक में कभी देखो ऐसा दिया होगा सर्कल बनाकर, फिर उसके अंदर की पृथ्वी पर कितना पानी पाया जाता है, कौन कौन से प्रकार का। तो उसमें अलग अलग भाग को अलग अलग रंग से दर्शाकर उसमें लिखा जाता है कि इतना पानी समुद्री पानी है, इतना पानी जो है वो बर्फ के रूप में पाया जाता है, कितना मीठा पानी है, कितना पीने योग्य पानी है। तो यानी वो जो जानकारी है वो हमें आलेख के रूप में सीधे सीधे नहीं बनाकर, बल्कि हमें वो वृत्त बनाकर और उसके अंदर वो जानकारी दर्शाई जाती है, तो उसको हम वृत्तालेख कहते हैं। तो वृत्तालेख बनाने के लिए हमें कोण की आवश्यकता होती है, कोण का माप चाहिए होता है। तो उसे ही हम ये केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं कि अगर कोई भी जानकारी दी है और उसको आपको वृत्त के अंदर दर्शाना है तो कैसे हम केंद्रीय कोण का माप ज्ञात करेंगे और कैसे वो आलेख बनाएंगे, वो हम ये इस 4.2 वाले इसमें सीखने वाले हैं। तो शॉर्ट में इसका मतलब ये है कि हमें जानकारी को वृत्तालेख के माध्यम से दर्शाना है, वृत्त बनाना है और उसमें अपनी जानकारी को दिखाना है। तो उसके लिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की यानी कि केंद्रीय कोण की, कोण के माप की आवश्यकता होगी। तो फिर हम वहां पर चांदे का इस्तेमाल करके और फिर गोला प्रकार का इस्तेमाल करके वो आलेख को बनाएंगे। तब उसको बनाने के लिए हमें आलेख पेपर की आवश्यकता नहीं होती, हम नॉर्मल अपने पेपर पे उसको बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास गोला प्रकार होना चाहिए वृत्त बनाने के लिए और हमारे पास चांदा होना चाहिए कोण को मापने के लिए और स्केल होनी चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो उसके लिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की के टॉपिक को जो है वो सीखना होगा। ठीक है। मिस, हाँ बोलो। आपने कौन सा ऐप मिस डाउनलोड करने बोला था? क्या क्या कौन सा बेटा? मिस आपने बोला था ना एक बुक के लिए ऐप है, वो ऐप का नाम क्या है? हाँ, स्टेट बोर्ड बुक ऐसा एक ऐप है। जब आप प्ले स्टोर में जाओगे तो वहां पे टाइप करना स्टेट बोर्ड बुक्स। तो स्टेट बोर्ड बुक्स आप टाइप करोगे तो आपको एक वहां पर आइकन दिखाई देगा, ग्रे कलर का उसका बैकग्राउंड होगा। तो आप जब उस ऐप को ओपन करोगे, इंस्टॉल करोगे, फिर उस ऐप को ओपन करोगे, तब उसके अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको कौन से क्लास की टेक्स्ट बुक चाहिए, कौन से मीडियम की टेक्स्ट बुक चाहिए। तो उसमें सारी मीडियम की टेक्स्ट बुक है, तो आपको उसमें से हिंदी मीडियम पे टिक करना है और आपको 9th की टेक्स्ट बुक चाहिए तो 9th पे क्लिक करना। अगर आपको 8th की भी किताब में से कोई जानकारी चाहिए देखना है तो आप उसको क्लिक करना
और फिर वहां से आपको आपकी पूरी किताब दिखाई देगी पीडीएफ के रूप में, और फिर आपको वो किताब जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। तो एक बार आप डाउनलोड कर लोगे तो वो आपके मोबाइल में हमेशा रहेगा, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको खोलकर और वहां से पढ़ाई कर सकते हो। स्टेट बोर्ड बुक ऐसा ऐप है। ठीक, ओके, और कोई क्वेश्चन? हेलो मिस। हाँ बोलो। मिस ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का मतलब? हाँ, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण मतलब हम इस लेसन में सबसे पहली बात समीकरण सीखने वाले हैं। समीकरण का मतलब होता है कि आपको कुछ पद जो है वो बाएं तरफ दिए जाएंगे, कुछ दाएं तरफ, और बीच में बराबर का चिन्ह। जब भी आपको ऐसा कोई चीज दिखाई दे कि लेफ्ट साइड में भी कुछ लिखा है, राइट साइड में भी लिखा है, बीच में बराबर का चिन्ह है और उसमें एक्स वाई ऐसे कुछ कुछ लेटर्स का इस्तेमाल किया है, तो उसको आपको समझ जाना है कि ये समीकरण है। अभी यहाँ पर दिया गया है कि 2 चरांक, तो 2 चरांक का मतलब है कि हमको एक साथ में दो दो लेटर का इस्तेमाल करना है। आप एक्स वाई का इस्तेमाल कर सकते हो या एम एन का इस्तेमाल कर सकते हो, पी क्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको लेटर्स का इस्तेमाल करना है, उसके साथ नंबर। और मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे मैंने लिखा 2x + 3y = 4। तो अभी मैं 2x एक पद हो गया, +3y मैंने लिखा, ये दूसरा पद हो गया, और बराबर 4। तो बराबर का चिन्ह आया, कुछ पद हमारे बाएं साइड में आए, कुछ पद हमारे दाएं साइड में आए, तो वो हो गया हमारा समीकरण। और यहाँ पर 2 चरांकों की बात थी, इसलिए मैंने एक बार x लिया है और एक बार y लिया है। ठीक, तो जब भी 2 चरांक वाले होंगे तो आपको हमेशा सारे क्वेश्चन में एक साथ में दो दो लेटर जो है वो दिखाई देंगे। और यहाँ पर एक और शब्द लिखा है रेखीय समीकरण। तो जब भी रेखीय समीकरण ऐसा शब्द आएगा तो हम अपने चरांक पर कोई भी घातांक नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं लिखना है। जब रेखीय समीकरण की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स वाई पी क्यू ऐसे ही लेटर्स का जो है वो इस्तेमाल करना है। तो वो होते हैं हमारे 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो 2x + 3y = 4, ये इसका एक उदाहरण है। हम ऐसे सैकड़ों, हजारों या ऐसे कहें कि अनंत समीकरण जो है वो रेखीय समीकरण बना सकते हैं। हम नंबर्स को बदल देंगे तो नया समीकरण मिल जाएगा। आप एक्स वाई की जगह पर पी क्यू लिख दोगे तो आपको एक और नया समीकरण मिल जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस ये वास्तविक संख्या तथा वर्गीकृत संख्या कौन सी है? हाँ, वास्तविक, वास्तविक शब्द का मतलब होता है कि हकीकत। ठीक है, तो यानी कि जो संख्या सच में होती है, जिनके भी बारे में हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं या लेन देन करते हैं, हम बाजार जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो कितना वजन है उनको बताते हैं, उनके बदले में हम उनको पैसे देते हैं। तो ये सारी संख्याएं, ये सारे नंबर जो हम सुनते हैं वो है वास्तविक संख्याएं। और यहाँ पर जो लिखा है वर्ग करनी, यानी कि अगर आप करनी का चिन्ह बनाते हो और उस करनी के चिन्ह के अंदर कोई संख्या लिखते हो, जैसे करनी में 3 या करनी में 5, तो वो वर्ग करनी वाली संख्याएं हो जाती हैं। ठीक, और वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आती है, जितने भी प्रकार की संख्याएं आपने अभी तक सीखी हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, दशमलव, परिमेय, अपरिमेय, वो सारी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। हमने अभी तक कक्षा 8वीं तक या जो भी हम कक्षा 10वीं तक सीखने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में ही सीखेंगे। जब आप 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने जाओगे, 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, और अगर आप वहां पर समझो जिस भी क्षेत्र की पढ़ाई करोगे, चाहे आर्ट्स की, कॉमर्स की या साइंस की, तो अगर आप वहां पे मैथ्स का विषय जो चुनोगे, तब आपको वहां पर संख्याओं का और जो एक दूसरा प्रकार होता है वो वहां पर सीखने मिलेगा। उसके पहले हम जितनी भी संख्याओं के बारे में 10th तक सीखने वाले हैं, सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वर्ग करनी का मतलब है कि करनी का चिन्ह दिया होगा और उसके अंदर जो है वो संख्या लिखी होगी, तो वो वर्ग करने वाली संख्या है। ठीक, अभी वर्ग करने की भी संख्याएं एग्जैक्टली कैसे पहचानना है वो जब हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में सिखाया जाएगा कि कैसे
संख्या को पहचानना है कि ये वर्ग करने वाली संख्या है कि नहीं है। तो वो हम लेसन में डिटेल में सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया रखना है कि उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, बस इतना। मैम हाँ, बहुपद क्या होता है? क्या चीज बेटा, फिर से बोलना। हेलो। बहुपद क्या होता है? हाँ, जब हम अंकों के साथ चरांकों को लिखते हैं तो उसको हम बहुपद कहते हैं। आपकी 8th की क्लास में भी बहुपद लेसन था, लेकिन फिर भी अगर आपको भूल गया है तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल बता देती हूँ और फिर आप अपनी 8th की टेक्स्ट बुक से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। जैसे मैंने लिखा 2x, ठीक है, 2x। तो ये जो मैंने संख्या लिखी है इसमें मैंने एक चरांक का इस्तेमाल किया है x और एक नंबर लिया है 2, ठीक है। तो ये जो 2x है ये हो गया बहुपद। बहुपद का मतलब है आपको अंकों के साथ चरांकों को भी लिखना है, या सिर्फ चरांकों को लिखोगे आप तो भी बहुपद हो जाएगा। अभी बहुपद के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे मैंने 2x आपको बताया, तो ये बहुपद का जो प्रकार है उसको हम कहते हैं एक पदी, किसमें एक ही पद है। उसके बाद में अगर मैंने लिखा 2x प्लस 3x का वर्ग, तो अभी यहाँ पे 2x एक पद हो गया और 3x का वर्ग हमारा दूसरा पद हो गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो हमारे बहुपद का दूसरा प्रकार हो जाएगा, जिसको हम द्विपदी कहते हैं। तो इस बीजगणित में जो भी 2 टॉपिक आपको आने वाले हैं, बहुपद और 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, उसमें आपको अंकों के साथ साथ चरांकों का इस्तेमाल करना है। नंबर्स के साथ साथ आपको ABCD वाले जो लेटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना है। जब आप उनका इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुपद जो है वो मिल जाएगा। किसी भी नंबर के साथ कोई भी लेटर लिखो, आपका बहुपद तैयार। उसका चिन्ह प्लस रहने दो, माइनस रहने दो, संख्या को आप बटे में लिखो, चाहे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या लिखो, कैसे भी लिखो, आपने अगर वहां पे चरांक लिख दिया तो वो आपका बहुपद बन जाएगा। और फिर आप जितने पद लिखोगे उसको हम एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ऐसे कहते हैं। और जब 3 से ज्यादा पद होते हैं, समझो ऐसा है 2x प्लस 3x का वर्ग प्लस 4x क्यूब प्लस 6x का वर्ग, अगर इस तरह से ऐसे लंबा जा रहा है, 3 से ज्यादा है, तब हम उसको बहुपद कहते हैं। तब हम उसको एक पदी, 2 पदी, 3 पदी वाला काउंटिंग नहीं करेंगे। अगर त्रिपद से ज्यादा है तो डायरेक्ट फिर हम उसको बहुपद कहते हैं। तो बहुपद यानी कि नंबर्स के साथ साथ लेटर्स को भी लिखना, नंबर्स के साथ साथ अंकों के साथ साथ चरांकों का इस्तेमाल करना, ठीक। आज की क्लास में हमने देखा कि पूरे साल 9th की कक्षा में मैथ्स 1 के सिलेबस में हम लोग कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन सी बातों को पढ़ने वाले हैं, सारे टॉपिक्स के बारे में हमने एक छोटा सा आइडिया लिया। अभी आप सभी बच्चों को ये आप रिक्वेस्ट समझ सकते हैं या फिर आप इसके लिए अपने लिए इसको एक इंस्ट्रक्शन समझे कि जब भी आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए आएंगे, मैथ्स की क्लास के लिए, तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाने वाला है उस टॉपिक को पढ़ाने के पहले आपको क्या पूर्व ज्ञान होना चाहिए, कौन सी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए जो मैंने बताई है। तो आप अपनी पिछली कक्षा की टेक्स्ट बुक से उन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करके और फिर क्लास के लिए आएंगे तो आपको नई सिखाई जाने वाली चीजें एकदम अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो इसी के साथ ही हम आज की क्लास जो है उसको खत्म करते हैं। फिर आपसे आपकी अगली क्लास में मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।